विधाय हृदि विशेषं विधाय गुरुवन्दनं बालानां स्वबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वती शङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यं यस्मादिदमहं मन्ये बालानाम् उपकारकं तस्मादिदं वाक्यं वक्तव्यं विदुषा सदा। कारणं कार्योत्पत्ति अव्यवहित पूर्वक्षणे येषां पदार्थानां नियमत उपस्थितिर्भवति तानि कारणानि भवन्ति। ठीक है, कार्य की उत्पत्ति के पूर्व में जिनकी नियमत उपस्थिति होती है वो सब कारण होते हैं। यथा घट उत्पत्ति अव्यवहित पूर्वक्षणे दंडचक्र चीवर कपाल कुलाल सलिलादीनां नियमत उपस्थितिर्भवति इति दंडादीनि घटं प्रति कारणानि भवन्ति। ठीक है, दंड चक्र आदि सब घट के प्रति कारण है। यद्यपि घटाव्यवहित पूर्वक्षणे यथा दंडस्य नियमत उपस्थितिर्भवति तथैव दंडत्वो दंडरूपादीनाम् अपि नियमत उपस्थितिर्भवति इति दंडत्वादौ अपि घट कारणत्वं प्राप्तम्। यानी घट की कारणता उनमें भी चली गई, मतलब उन्हें अधिव्याप्ति हो गई, सीधा सीधा मतलब दंडत्व में अधिव्याप्ति हुई, वो भी नियत पूर्ववृत्ति है। तथापि कार्यपूर्वक्षणे नियमत उपस्थितिं सद अन्यथा सिद्ध भिन्नम एव कारणं भवति। नियमत उपस्थितम सद अन्यथा सिद्ध हाँ, है ना, कार्य नियत पूर्ववृत्ति होती है, वो ये अन्यथा सिद्ध से भिन्न होना चाहिए। ठीक, आवश्यक कुलिप्त नियत पूर्ववर्तिभिर्दंडादिभिरेव घटात्मक कार्योत्पत्ति संभवे तद भिन्नम यद दंडत्वादिकं तद अन्यथा सिद्धं भवति। ठीक है, स्पष्ट है। तथा च अत्र घटं प्रति दंडचक्रादिकं कारणं भवति। हाँ, दंडत्वादिकं च अन्यथा सिद्धत्वात् कारणं न भवति। ठीक है, दंडत्व चक्रत्व रूप ये सब अन्यथा सिद्ध होने से वो कारण नहीं है, कारणं न भवति इति अवधेयम्। तच्च कारणं समवायी असमवायी निमित्त भेदात् त्रिविधं भवति। ठीक, तेषां क्रमशः निरूपणम् अत्र क्रियते। समवायी कारणं यस्मिन् पदार्थे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणं। ठीक है, ये हमने बताया था, कल व्याख्या किया था, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यम उत्पद्यते, ये समवाय कारण है। रहता हुआ वर्तमान मतलब होना, काट कपाल में रहता हुआ उत्पन्न होता है, उसी में वर्तमान होता है ना, उसी में रहता है, बोलो उसी में रहता है, उसी में उत्पन्न होता है। जो कार्य होता है ना उसके उपादान भी बोलते हैं। ठीक है, तो उपादान जो कारण है समवाय कारण, उसमें कार्य उत्पन्न होता है, उसी में रहता भी है, उसी में नष्ट भी होता है। समझ में आया? इसलिए बाबा जी लोग उसको कहते हैं मिथ्या है ना बाबा जी। उसी में ब्रह्म में जगत उत्पन्न होता है, वो स्थित है, बाद में विलय नष्ट हो जाता है, इसलिए उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। तो ब्रह्म सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, समझ आए बात? हाँ, यथा घटात्मकं कार्यं स्व अवयव कपालयोः समवाय संबंधेन वर्तमानं सद उत्पद्यते। ये घटात्मक जो कार्य है, अपना जो अवयव कपाल है, दो कपाल है ना, दो कपाल यहाँ पर गिना है, तो दो कपालों में आधा बनाया, बाद में आधा बनाया, जोड़ दिया, तो दो कपाल के संयोग से घट उत्पन्न हुआ। तो जो घट कहाँ उत्पन्न हुआ? उन दोनों कपालों में। किस संबंध से? तो समवाय संबंध से वहाँ उत्पन्न हुआ और समवाय संबंध से वहाँ रहता भी है, दोनों चीज़ बताने हमको, इसलिए वर्तमान अवसर लिखा है उसमें। तो उस दो कपालों में कपालयो हो समवाय संबंधेन वर्तमान अवसर उत्पद्यते, इसलिए कपाल हो गया घट का समवायी कारण। ठीक, अतः कपालो घटं प्रति समवायी कारणं भवति। ठीक, तथैव घटरूपात्मकं कार्यं घटे समवायेन संबद्धं सद उत्पद्यते। उसी प्रकार घट का जो रूप है वो भी घट में उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से संबद्ध होकर, मतलब रहता हुआ, इसलिए घट के रूप के प्रति अतः घटः घटरूपं प्रति समवायी कारणं भवति। तथैव घटे विद्यमानं कर्म अपि घट में क्रिया हो रही है, घट इधर उधर करो तो क्रिया हो रही है, तो क्रिया कहाँ उत्पन्न हो रही है? घट में। तो घट में उत्पन्न होने वाला जो कर्म है वो भी कर्म घट में समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है, वर्तमान से उत्पद्यते। अतः घटगत क्रियां प्रति घटः समवायी कारणं भवति। ठीक, घट को एक लात मार दो, बैठा रहेगा। समझे? क्रिया सब जगह होता है ना, विवो को छोड़कर सब जगह क्रिया होती है। ठीक, इदम अत्र अवधेयम्। हाँ, द्रव्यम समवाय संबंधेन स्वावयवेषु उत्पद्यते। द्रव्यम, इसमें ध्यान रखना है, कल हमने बता दिया बच्चे से, द्रव्य समवाय संबंध से अपने अवयव में उत्पन्न होता है,
इसलिए द्रव्य के प्रति अपना जो अवयव है वही समवाय कारण होता है। घट के प्रति समवाय कारण कौन होगा? और कपाल का समवाय कारण कपालिका, कपालिका का समवाय कारण। और चलते चले जाओ, जो जो नाम दो नहीं तो बना दो, उसका अवयव उसका अवयव उसका अवयव कहाँ तक जाएगा? परमाणु तक जाएगा। ठीक है। हाँ, अतः द्रव्यं प्रति स्वावयव एव समवाय कारणं भवति। हाँ, गुणः कर्म च द्रव्य एव समवाय संबंधेन उत्पद्यते। गुण और कर्म दोनों भी द्रव्य में ही समवाय संबंध से उत्पन्न होते हैं, अतः है ना? अतः गुणस्य कर्मणस्य समवाय कारणं तदाश्रय द्रव्यमेव भवति। इसलिए गुण का भी समवाय कारण उसका आश्रय द्रव्य है और कर्म का भी समवाय कारण उसका आश्रय द्रव्य है। अन्ये सामान्यादयो भावपदार्था नित्याः सन्ति। बाकी जो भाव पदार्थ है सामान्य विशेष समवाय ये नित्य हैं। अनित्याभावोऽपि अभाव में भी दो अभाव नित्य हैं और प्राग भाव उत्पन्न नहीं होता, तो अनित्य अभाव जो उत्पन्न, क्या लिखा? अनित्याभाव भी अनित्याभावोऽपि समवाय संबंधेन नोत्पद्यते। हाँ, यहाँ पर वो समझना है। अनित्याभाव से किसको लेना है? प्रथम से आपको केवल लेना है। प्राग भाव को क्यों नहीं लेना है? वो भी तो अनित्य है, वो उत्पन्न नहीं होता, तो प्रसंग उत्पत्ति के चल रहे इसलिए उसको भी छोड़ देना है। तो अनित्य अभाव से प्रथम से भाव को लेना है। वह उत्पन्न तो होता है किंतु अभाव होने के कारण स्वरूप संबंध से उत्पन्न होता है, समवाय संबंध से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो भी, उसकी भी चर्चा हमको नहीं करनी है। तो कार्य से हमको मिल जाएंगे 3, है ना, जिसका समवाय कारण हो सके ऐसा कार्य 3 मिलेंगे, द्रव्य गुण और कर्म। और कार्य कोई भी हो वो कहाँ उत्पन्न हो रहा है? समवाय संबंध से द्रव्य में ही उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कोई भी कार्य उत्पन्न हो उसका समवाय कारण द्रव्य ही होता है। अतः कार्यमात्रं प्रति समवाय कारणं द्रव्यमेव भवति इति बोध्यते। हाँ, ठीक, इसलिए लक्षण बनाए समवाय कारण तो द्रव्य से लक्षण। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ लिखी है वो कल हमने इसकी चर्चा की थी, समझे? हाँ, अब चलो असमवाय कारण, तो इसी से पढ़ लो पहले। इसी से पढ़ोगे, इसमें भाषा है तो समझ में आसानी होगी। असमवाय कारणं द्विविधं वर्तते। हाँ, असमवाय कारण 2 प्रकार का है, एक इसको ध्यान से समझना है। प्रथमं कार्येण सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं कार्यं प्रति यत् कारणं भवति तद् असमवाय कारणं। हाँ, देखो इसमें 2 चीज़ समझना है, 2 भाग करना है, मतलब 2 लक्षण तो ही है। पहला लक्षण को भी 2 भाग करके समझना है। कार्येण सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् एक वा और कार्यं प्रति यत् कारणं च भवति तद असमवाय कारणम। ठीक है, 2 चीज़ होना चाहिए, मतलब असमवाय कारण होने के लिए 2 चीज़ देखना है। एक तो कार्येण सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमान होना चाहिए, ठीक, और दूसरा कार्य के प्रति कारण होना चाहिए। तो ऐसा जो होगा, ठीक है, जैसे देख लो यहाँ पर, यहाँ चित्र भी बनाया हुआ है। अब यहाँ देख लो हमारे हाथ में कार्य हो गया घट, घट हमारा कार्य है, तो घट हो गया कार्य। इसका असमवाय कारण हमको पता लगाना है। तो असमवाय कारण देखने के लिए हम पहले देखेंगे कार्य का जो अधिकरण, कार्य के साथ एक अधिकरण में, तो कार्य हुआ घट, उसका अधिकरण। घट का अधिकरण देखते समय में समवाय संबंध से देखना है। तो घट समवाय संबंध से कहाँ है? तो यहाँ पर कपाल रखो, ये घट हो गया, उसका अधिकरण हो गया कपाल। इस कपाल में समवाय संबंध से रहता हुआ, कार्य के साथ एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहता हुआ, तो यहाँ एक जैसा ढूंढना है हमको जो घट के अधिकरण में कपाल में समवाय संबंध से रहता हो, और ये ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कार्य के प्रति, कार्य कौन है हमारा? घट, उसके प्रति कारण भी हो। तो कपाल में रहे समवाय संबंध से और घट के प्रति कारण भी हो। तो कपाल में समवाय संबंध से तो बहुत चीज़ रहेगा। कपाल में कपाल का रूप रहता है, रस रहेगा, कपालत्व रहेगा, कि वो सब घट के प्रति कारण। तो ऐसा कौन चीज़ है जो घट कपाल में रहता है समवाय संबंध से और घट के प्रति कारण भी होता है? तो ऐसा है, एक चीज़ मिलेगा, कौन? कपाल का संयोग। 2 कपाल जुड़ करके घट बना हुआ, तो कपाल का संयोग कहाँ रहेगा? कपाल का संयोग समवाय संबंध से कहाँ रहेगा? कि कपाल और घट में रहेगा? कपाल का जो संयोग है, जैसे 2 हाथ का संयोग हुआ, ये 2 हाथ का संयोग कहाँ रहेगा? दोनों हाथ में रहेगा ना। 2 कपाल का संयोग और घट बन गया, तो 2 कपाल का जो संयोग है वो कहाँ रहेगा? दोनों कपाल में, कि घट में रहेगा? हाँ, घट में मत रखना उसको। 2 कपाल का जो संयोग है वो 2 कपाल में रहेगा। 2 कपाल का संयोग 2 कपाल में रहेगा। किस संबंध से रहेगा? किस संबंध से? संयोग किस?
क्यों? कौन गुण है? संयोग गुण है। हम एक कपाल को दूसरे कपाल में नहीं रख रहे हैं, कपाल के संयोग को कपाल में रख रहे हैं, संयोग को रख रहे हैं, संयोग गुण है। तो संयोग जब भी रहेगा समवाय संबंध से रहेगा। द्रव्य को जब रखेंगे तब संयोग संबंध से रखेंगे, संयोग को जब रखेंगे तो समवाय संबंध से रखेंगे। जैसे हाथ का संयोग टेबल में, हाथ टेबल में किस संबंध से, और हाथ का संयोग टेबल में किस संबंध से, समवाय संबंध से। हाथ को रखेंगे, हाथ द्रव्य हुआ। अब संयोग को रखेंगे, संयोग दोनों में, जैसे दो हाथ का संयोग है, एक हाथ दूसरे हाथ में संयोग संबंध से, और संयोग कहाँ है, और संयोग दोनों हाथों में है ना। तो संयोग जो भी चीज़ कहीं रहेगा तो किसी न किसी, तो संयोग दोनों हाथ में किस संबंध से, समवाय संबंध से। समझ में आया? तो संयोग समवाय संबंध से रहता है क्योंकि संयोग गुण है। समझ आया? तो दो कपाल का जो संयोग है वो दोनों कपाल में रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ हमने लिया था कार्य, किसको लिया था, कार्य का अधिकरण हो गया, उस कपाल में समवाय संबंध से कपाल का संयोग रहता है, और वो कपाल का संयोग घट के प्रति कारण है। बिना कपाल के संयोग से घट की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः कार्येण सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यं प्रति कारणं च भवति कपाल संयोग। इसलिए कपाल संयोग हो गया घट का असमवाय कारण। तो इस सीधा सीधा इसका मतलब है कार्य यदि द्रव्य है तो अवयव का संयोग ही असमवाय कारण होता है। अवयव का संयोग असमवाय कारण होता है यदि कार्य द्रव्य हो तो। समझे? कार्येण सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यं प्रति यत् कारणं भवति तत् असमवायी कारणम्। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कपाल संयोगः घटात्मक कार्यस्य अधिकरणे कपाले। घटा है ना, कार्य हुआ घट, उसका अधिकरण हो गया कपाल, उस कपाल में। कपाल संयोगः घटात्मक कार्यस्य अधिकरणे कपाले समवाय संबंधेन वर्तमानं सद् घटात्मक कार्यं प्रति कारणं च भवति। हाँ, वो कपाल संयोग को वहाँ ले जाना है ना। कपाल संयोग कैसा है, वो घट का अधिकरण कपाल में समवाय संबंध से रहता है और घट के प्रति कारण भी होता है, इसलिए कपाल संयोग घट का असमवाय कारण हो गया। अतः कपाल संयोगः घटं प्रति असमवायी कारणं भवति। ठीक, तथैव पटं प्रति तंतु संयोगः असमवायी कारणं भवति। वो घट जाएगा तंतु के प्रति, पट के प्रति तंतु का संयोग असमवाय कारण हो जाएगा। ठीक, कार्य समवायी कारणेन सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यं प्रति यत् कारणं भवति तद् असमवायी कारण। हाँ, अब दूसरा असमवाय कारण, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन है। कार्येण सह की जगह पर कार्य समवाय कारणेन सह, बस इतना परिवर्तन है। तो कार्य समवाय कारणेन सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यं प्रति यत् कारणं भवति तद् असमवाय कारणम्। अब देख लो, कार्य ले लो, एक श्रेणी यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, तो कार्य हो गया। अब यहाँ पर घट को नहीं लेना है, उसके जरूर घट का असमवाय कारण हम पता लगा चुके हैं, तो हम घट में रहने वाले रूप को लेंगे। ठीक है, तो कार्य से हम एक ऊपर ले लेते हैं, जगह बनाते हैं घट रूप, कार्य हो गया घट रूप। ठीक, तो उसका घट रूप का असमवाय कारण हमको ढूंढना है, तो उसके लिए पहला लक्षण काम नहीं करेगा और दूसरा लक्षण काम। ठीक, तो कार्य हो गया घट रूप, तो कार्य समवाय कारणेन सह, क्या लिखा है, कार्य समवाय कारण। ठीक है, तो कार्य हो गया घट रूप, उसका समवाय कारण घट, यहाँ घट पहुँचे तो घट हो गया कारण, समवाय कारण। उस घट के साथ एक अधिकरण में घट का अधिकरण कपाल हो गया, तो कार्य कौन हुआ, घट रूप। कार्य हो गया घट रूप, घट का रूप, लाल पीला काला जो भी हो, उसका समवाय कारण हो गया घट, उसका जो अधिकरण कपाल, उस कपाल में जो समवाय संबंध से रहे, कपाल में समवाय संबंध से रहे। ठीक है, और जो कार्य है कौन, घट रूप, उसके प्रति कारण भी हो, कपाल में समवाय संबंध से रहे और घट के रूप के प्रति कारण भी हो। ऐसा कौन मिलेगा, कपाल का रूप, कपाल का रूप, वो कपाल में समवाय संबंध से रहता है और घट के रूप के प्रति, क्योंकि कपाल काला है तो घट काला बनेगा, कपाल सफ़ेद होगा घट सफ़ेद बनेगा। समझ में आया? इसलिए कपाल का जो रूप है वो घट के रूप के प्रति असमवाय कारण हो गया। ठीक है, उसमें चित्र भी बना है, चार्ट में से बना है, चार्ट देख लो। कार्य हो गया घट रूप, उसका समवाय कारण हो गया घट, उसका अधिकरण हो गया
उस कपाल में समवाय संबंध से कपाल का रूप रहता है और वो घट के रूप के प्रति कारण भी है। बनाया चार्ट में, ठीक स्पष्ट है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि घट का कपाल का जो रूप है वो घट के रूप के प्रति असमवाय कारण है। हो गया, अब पढ़ो। समझ में आया ना, यह समझना बहुत जरूरी है। चलो, कार्य समवायी कारणेन सह एकस्मिन् अधिकरणे समवाय संबंधेन वर्तमानं सत् कार्यं प्रति यत् कारणं भवति तद् असमवायी कारणं। ठीक स्पष्ट है। यथा यथा घटालो घटरूपात्मक कार्यस्य समवायी कारणं घटः। कार्य हो गया घट रूप, उसका समवाय कारण हो गया घट। एक एक स्टेप करके बिठाना है दिमाग में, अच्छे से उसका मैपिंग करनी है, चित्र बनाना है। ठीक, तस्य अधिकरणे घटस्य अधिकरणे कपाले। हाँ, तो एक 3 हो गया, घट रूप, उसका अधिकरण हुआ घट, उसका जो अधिकरण हुआ कपाल। कपाले समवाय संबंधेन वर्तमानं सद् घटरूपात्मक कार्यं प्रति कारणञ्च भवति कपाल रूपम। स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अतः कपाल रूपम घट रूपम प्रति असमवाय कारणं भवति। समझ में आई बात। उसी तरह से क्या हो जाएगा, तंतु का जो रूप है वो पट के रूप के प्रति असमवाय कारण हो जाएगा। रस रूप रस गंध कहीं भी घटा लो। ठीक, हाँ, तथैव पटरूपम प्रति तंतुरूपम असमवाय कारणं भवति। हो गया। चलो आगे पढ़ो। इदम् अत्र अवधेयम्। हाँ, अवयवी द्रव्यात्मक कार्यं प्रति अवयव संयोगः असमवाय। देखो, कार्य यदि अवयवी द्रव्य है, घट पट आदि, तो उसके प्रति असमवाय कारण होगा उसके अवयव का संयोग, कपाल संयोग, तंतु संयोग आदि। अवयवी वृत्ति गुणादिकं प्रति अवयव वृत्ति गुणः असमवाय कारणं भवति। है ना, घट के रूप के प्रति कपाल का रूप, अवयवी में रहने वाले गुण के प्रति अवयव में रहने वाले गुण असमवाय कारण होते हैं, किंतु सर्वथा नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना है। हाँ, पाकज रूपादिकं प्रति अग्नि संयोगः असमवाय कारणं भवति। ये हमने अभी घटा दिया। ठीक, पाकज रूप के प्रति अग्नि संयोग असमवाय कारण हुआ। आद्यपतन क्रियां प्रति गुरुत्वम् असमवाय कारणं भवति। ठीक है, ये भी हमने घटाया। आद्यस्यन्दन क्रियां प्रति द्रवत्वम् असमवाय कारणं भवति। ठीक, द्वितीयादि पतनस्यन्दन क्रियां प्रति वेगः असमवाय कारणं भवति। ठीक है, ये भी हो जाएगा। संयोग विभागौ प्रति कर्म असमवाय कारण। हाँ, देखो, संयोग और विभाग के प्रति यहाँ देख लो आप। ठीक, हम लोगों ने पहले पढ़ा था संयोगा समवाय कारणत्म कर्मणो लक्षणम, उस समय तो असमवाय कारण नहीं पता था। अब घटा लो, कार्य हो गया संयोग, कार्य हो गया संयोग, दो हाथ का संयोग हुआ, ये कार्य है। दो हाथ का संयोग कार्य है। तो ये दो संयोग कहाँ उत्पन्न हो रहा है, हाथ में उत्पन्न हो रहा है, तो कार्य हो गया संयोग। उसका अधिकरण हो गया हाथ, दोनों हाथ। तो दोनों हाथ में जो समवाय संबंध से रहे और संयोग के प्रति जो कारण भी हो, ऐसा कौन है? हाथ में होने वाली क्रिया। जब तक हाथ में क्रिया नहीं होगी तब तक संयोग उत्पन्न नहीं होगा। कर्म ही है, हाथ में है, अन्यत्र संयोग कारण है। यहाँ पर हम संयोग को कारण नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम क्या बना रहे हैं, संयोग को कार्य बना रहे हैं और उसका कारण ढूंढ रहे हैं। उसका कारण क्रिया है। समझ आई बात? तो क्रिया असमवाय कारण है, इसलिए संयोग का असमवाय कारण है कर्म। संयोग का असमवाय कारणत्वम कर्मणो लक्षणम। समझ में आई बात? हाँ, तो संयोग और विभाग दोनों के प्रति, विभाग जैसे अभी संयोग है, अब विभाग हो जाएगा, तो विभाग भी दोनों हाथों में हो रहा है। बिना क्रिया के विभाग, संयोग और विभाग दोनों बिना क्रिया के नहीं हो सकती। वही क्रम बताया है ना, प्रथमम क्रिया, फिर क्रिया तो विभाग, ततः पूर्व संयोग नाशः, तथा उत्तरदे संयोग, ततः क्रिया नाशः। ठीक, हाँ, संयोग विभागौ प्रति कर्म असमवाय कारणं भवति। हाँ। इत्यादि। इत्थं च असमवाय। ये सब उदाहरण, अभी हमने जितने भी उदाहरण दिया उसे एक चीज़ ध्यान देना है वहाँ पर कि कार्य कोई भी उत्पन्न हो रहा हो, चाहे द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, चाहे गुण उत्पन्न हो रहा है, उसका असमवाय कारण द्रव्य नहीं बन रहा है। बन रहा है, जितने भी उदाहरण आए, गुण बन रहा है अथवा कर्म बन रहा है। समझ आया? तो असमवाय कारण या तो गुण बनता है या तो कर्म बनता है। असमवाय कारण कभी भी द्रव्य नहीं बनता। समझ आया? असमवाय कारण केवल समवाय कारणत्वम द्रव्य से वेद विज्ञेयम गुण कर्म मात्र वृत्ति ज्ञेय मथाप्य समवाय हेतुत्वम। समझ आया? मौका मिले तो कारिकावली पढ़ते रह सकते हैं। तो समवाय कारणता केवल द्रव्य में ही होती है, असमवाय कारणता गुण और कर्म में होती है। पढ़ो। इत्थं च असमवाय कारणत्वं गुणकर्मातिरिक्तेषु न विद्यते इति विभावनीयम्। हाँ, समझना चाहिए। निमित्त कारणं। पढ़ लो। निमित्त कारणं समवायी असमवायी कारण भिन्नम यत् कारणं निमित्त कारणं। जो समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न कारण हो, कारण होना चाहिए,
और जो समवाय कारण भी नहीं है, बस दो का लक्षण जान लिया, उससे भिन्न तीसरा, बस हो गया, सीधी सीधी बात। बाकी सब यथा घटम प्रति दंड चक्रादयः, बाकी सब है ना, घट का समवाय कारण हुआ कपाल, असमवाय कारण हुआ कपाल का संयोग, बाकी जितने भी कारण है वो सब निमित्त कारण है। पटम प्रति काष्ठादयः, ठीक, वो लकड़ी वगैरह जो होता है। इदम अत्र अवधेयम, हाँ, निमित्त कारणम द्विविधम भवति। यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि निमित्त कारण दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण निमित्त कारणम, असाधारण निमित्त कारणम। हम लोग पहले पढ़ा दो प्रकार के कारण पढ़ा है हमने, साधारण कारण और असाधारण कारण। अब वो जो साधारण कारण है वो सब कहाँ आते हैं, निमित्त कारण में आते हैं, वो सब निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त कारण को दो भाग करना है हमको समझने के लिए। एक साधारण निमित्त कारण, जैसे घाट के प्रति दंड कारण है, दंड भी निमित्त कारण है। काल कारण है, काल भी निमित्त कारण है। तो दंड भी निमित्त कारण है, काल भी निमित्त कारण है। इन दोनों में क्या विशेषता है, तो दंड, हाँ, काल साधारण निमित्त कारण है, दंड असाधारण निमित्त कारण है। बस इतने ही समझना है। यत् कारणम कार्य विशेषम प्रति कारणम तद असमवाय कारणम भवति, ये असाधारण कारणम भवति। असाधारण कारण किसको कहते हैं, जो कार्य विशेष के प्रति कारण हो, और जो कार्य सामान्य के प्रति जो कारण होता है वो साधारण कारण होता है ना। हाँ, यथा घटम प्रति दंडादयः, ठीक, दंड से घट ही बनता है ना, सब कुछ तो हम होता नहीं। दंड होगा, दो चार और भी काम हो सकता है मान लो, बाकी सारे काम तो दंड से नहीं होंगे। कारणम च कार्य सामान्यम प्रति कारणम तत् साधारण कारण। ठीक है, कार्य सामान्य के प्रति, दुनिया में जितने भी कार्य उत्पन्न होते हैं उन सब के प्रति जो कारण होगा उसको हम कहेंगे साधारण कारण। जैसे काल ईश्वर आदि, ईशस तज्ज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम। कहाँ है, हाँ, चलो 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 पढ़ो, हाँ। लेट नहीं चलना है। हाँ, साधारण कारणानि च परिगणितानि, वो गिने हुए हैं, है ना। ज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम दिगेव च प्रागभाव प्रतिबंधक, ऐसे लिखा है ना उसमें। हाँ, वो प्राग प्रतिबंध का भाव ऐसा होना चाहिए। हाँ, प्राग प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणाः स्मृताः। हाँ, लेकिन अर्थ वही है। हाँ, प्राग भाव प्रतिबंध का भाव, अत्र च वो अक्षर ज़्यादा होता है, छंद के हिसाब से वो बिगड़ जाता है। समझना तो वही है प्राग भाव प्रतिबंध का भाव, लेकिन अर्थ प्राग प्रतिबंध का भाव कहने पर वही अर्थ आएगा। और 8 ही अक्षर होना चाहिए ना उसमें, अनुष्टुप छंद में एक बाद में, वो हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उतना वो अशुद्ध भी नहीं है, मतलब वो बहुत ज़्यादा आदरणीय नहीं है, छंद बिगड़ जाता है ना। हाँ, छंद भंग न कार्य, हाँ, जिसके रहने से कार्य उत्पन्न नहीं होता वो प्रतिबंधक है, और उसका अभाव वो अत्यंत अभाव है। हाँ, प्रतिबंधक का अभाव मतलब प्रतिबंधक का अत्यंत अभाव। ठीक, हाँ। अत्र च घटम प्रति यथा दंडो निमित्त कारणम तथैव कालोपि, ठीक है, घट के प्रति दंड भी निमित्त कारण है और काल भी निमित्त कारण है। किंतु दंडः असाधारण निमित्त कारणम, हाँ, कालस्य साधारण निमित्त कारणम इति बोध्यम। समझ में आई बात। हाँ, उपदर्शित त्रिविध कारण मध्ये व्यापारजनकम सद असाधारणम कारणम यद भवति तदेव करणम इत्युच्यते। हाँ, यहीं से शुरू किया था ना, असाधारणम कारणम करणम से नहीं सब शुरू हुआ है, तो उसी में उपसंहार करना है। तो ग्रंथकार में वही करेंगे, हमने भी उसी ढंग से लिखा है, समझे। तो उपदर्शित 3 प्रकार के, अब पहले तो कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, अब सब पता चल गया, तो ये सब कारण की प्रपंच हो गया। उनके मध्य में जो असाधारण कारण होगा, अर्थात व्यापारजनकम सत् यत् असाधारणम कारणम भवति तदेव कारणम। ठीक, पढ़ो। व्यापारस्य तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः, ठीक है, मालूम है। यथा घटम प्रति दंडः करणम भ्रमिक्रिया च व्यापारो भवति। ठीक है, अत्र व्यापार लक्षणे तत्पदेन करणत्वेन अभिमतः दंडो गृह्यते। ठीक है, जिसको हम कारण बनाना चाहते हैं उसको हम तत्पद से लेंगे, तो तत् से दंड लिया, तो हमने बता दिया उसका फॉर्मूला दंड भ्रमिक क्रिया के द्वारा घट के प्रति कारण है, बस 3 रखना है। तो बीच वाला उसमें चित्र भी बनाया हुआ, तज्जन्य और तज्जन्य जनक। ठीक, हाँ, तादृश दंडजन्यत्वं भ्रमिक्रियायां वर्तते। हाँ, एवं च दंडजन्य घटजनकत्वम् अपि भ्रमिक्रियायां वर्तते इति भ्रमिक्रियायां व्यापारत्वं प्राप्तम्। तो भ्रमिक क्रिया व्यापार हो गया। हाँ, तथा च भ्रमिक्रिया रूप व्यापारजनकत्वात् असाधारण कारणत्वात् च दंडः करणम्। तो दंड क्या है, व्यापार भ्रमिक क्रिया रूप व्यापार का जनक है, और वो घट के प्रति असाधारण कारण है। तो व्यापार जनकम सद असाधारणम कारणम करणम।
इत्थं च दण्डः करणं भ्रमिक्रिया व्यापारः घटः कार्यमिति बोध्यम्। हाँ, समझ आए बात? हो गया? चलो, ओम